गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम निशांत देशमुख है। मैं पिछले 4 साल से गुड इवनिंग। मैं पिछले 4 साल से हाईवे इंजीनियरिंग के फील्ड में सर्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आईआरबी में 2.5 साल का एक्सपीरियंस मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में किया है। उसके बाद 1.5 साल का एक्सपीरियंस मुझे एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट करके दिया। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का है। वो भी जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस है मेरा स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट में, और आईआरबी का एक्सपीरियंस मेरा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में था एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सो आप लोगों को तो पता ही है, आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग और डिटेल और एक डिजाइन इंजीनियरिंग के बारे में आज का हमारा सेशन रहेगा, विच इंक्लूड्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हाईवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको अभी अपने डेमो सेशन में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ये जो हमारा डेमो सेशन है वो एक बार अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें, और उसके बाद फिर आप ही लोग, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो कम से कम आप लोग ज्वाइन कीजिए सेशन को, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। आपको इस सेशन का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, सो आज का हम लोग हमारा डेमो सेशन शुरू करने वाले हैं। सो ये हमारा आज का सेशन। सो ये कोर्स में हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। आप में से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग पास आउट होंगे या कुछ परस्यूइंग होंगे। दोनों के लिए भी ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा था सिविल इंजीनियरिंग और उसके स्ट्रीम्स कौन से, मतलब अगर आपको इंडस्ट्री में उतरना है तो सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग कहाँ कहाँ कौन सी फील्ड में जा सकते हो। इसमें का एक छोटा सा एक ये है एग्जांपल्स है, और उसमें की जो मेन ब्रांचेस है उसके बारे में मैंने बताया है। जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप लोग डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ सकते हो, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हो, मतलब एज अ सर्व कर सकते हो एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ उसके बाद डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिलिंग एक्सेट्रा। हाईवे इंजीनियरिंग में आप लोग डिजाइन ऑफ हाईवेज एंड हाईवेज के भी बहुत वेरियस टाइप्स के हाईवेज बनते हैं आपके। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज थोड़ा माइक, आप सब लोगों का माइक बंद कर दीजिएगा, ताकि सिर्फ मेरी आवाज सब लोगों को पता आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। या आई कैन प्रोसीड इन इंग्लिश, सो नो इश्यूज। So but I so no issues, no issues. So there are various branches in civil engineering, so that because of that you can you can start your career in some of these branches which are listed as below. Structural engineering, it consists of various this stream consists of execution of structures, and also it consists of design of structures. And after that highway engineering, what we have to learn in highway engineering में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? Design of highways and execution of highways. After that we can have our good career in quality control. So the can you please switch off your mics, please? Yeah, good evening, Mr. Tabriz. So quality control. Quality control, what is quality control? Quality control is nothing but it checks whether the execution which is going, whether it will be in structure or highway, is in good quality or not. Okay, so as a quality analyst,
you have to check each and everything which is undergoing in the execution of highway, whether it may be highway or whether it may be structure. Okay, so this is the work of quality control. In quality control you have to do various mixed designs so that you can use the available resources which are available in the nearby areas, so that both the the transportation cost will be saved, and also our design will be intact and perfect. So this is the job of quality control engineer. After that, what we can do in geotechnical engineering is, geotechnical engineering is nothing but it is nothing but the study of soils. Okay, so if you don't know the exact behavior of soil on which our foundation will be laid, then it can be the nightmare for the structure and the uh, various things which will be, which will be totally dependent on the structure. So for that you have to study the proper geotechnical data. You have to take the proper geotechnical data. So how you can take so what does the geotechnical data consist? This consists of various tests of soils, such as maximum dry density. You have studied it uh, in your college days. So what does that contains? Geotechnical engineering, it consists of the behavior of soil, the nature of soil, and also how does the soil reacts when the load gets applied over it. ठीक है, so सबसे पहले उसके बाद हुआ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद आ गया वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इज नथिंग बट, हाँ मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले एक थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको कौन सी फील्ड में आप लोग आपका करियर बना सकते हो. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं. Water resource engineering, it deals with the various conservation of waters. Okay, also treatment of water, and various things. So after that, so what does this course includes? जो आप लोग अभी स्टडी करने वाले हो मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कौन से कोर्सेज इंक्लूड, कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे. सो डिजाइन ऑफ हाईवेज के बारे में एक थ्योरेटिकल तो हमारा डिस्कशन होगा कि हाईवेज की डिजाइन कैसे होते हैं. ठीक है, जो आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा डिजाइन ऑफ हाईवेज में. those and after that, preparation of DPR. So what is DPR? DPR is nothing but detailed project report. Okay, so what is DPR? What is detailed project report? So if you have to make any road or any building or whatever you have to make, so first of all you have to calculate the estimates, you have to calculate the various properties of the materials over which or of the soil over which you are going to execute your project. You have to and mainly what does it contains? It consists of what will be the scope of our project. So for that, what does the agency do? This agency surveys the total, does the survey of the total land, and after that and after that they make a proper project report in which it consists of everything, minute to major things, such as what does that DPR consist of. I will tell you one by one. So DPR or detailed project report consists of many things, like first of all, uh, the types of material which can be used for the mix design, the nature and soil safe bearing capacity of the soil. After that, what will be the treatment of the road if we have to prepare the if you have to make the new road or widening, or widening or overlay. So what will be the treatment of that existing road, or what will be the alignment, or what will be the alignment of that road, from which villages it will go. This every minute things is we can study in the DPR. So DPR is very much important. DPR is very much
important. Okay, so after that, what does this course contains? Quantity calculation of structures. ठीक है, quantity calculation of structures में आप लोगों को मैं एक कलवर्ट का जो जितने भी माइन्यूट बातें रहती है कलवर्ट में, उसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसमें आप लोग एक्सेल में क्वांटिटी कैलकुलेशन में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। ठीक है, क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ हाईवेज, सिमिलरली क्वांटिटी हाईवेज के क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। सो क्वांटिटी कैलकुलेट क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाई शुड वी कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाईवेज। अगर आपके पास किसी भी चीज का क्वांटिटी नहीं होगा, समझ लीजिए कंक्रीट का क्वांटिटी नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको रॉ मटेरियल जो कंक्रीट में यूज होता है, कंक्रीट में कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं जरा बताइए कमेंट करके फटाफट। कंक्रीट में रॉ मटेरियल्स कौन से रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड इन कंक्रीट? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड या CSA admixtures. and water admixtures, right? There are So four aggregate, in agreement, sir. yeah, So yeah. there are four So ingredients of concrete. yes, and they are सो क्वांटिटी कैलकुलेशन हम लोग क्यों करते हैं, मैं उसके ऊपर वापस आता हूँ। अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता होंगी, सपोज एक समझ लीजिए आपके पास, suppose if you are constructing any structure, okay, and you have to first of all you have to relocate your raw material at that particular site. So how much raw material will be required, you cannot find out. Okay, not by simply just if you are having a requirement of 1000 metric ton and you will dump 2000 metric ton of aggregate, so it will be proper total wastage of 1000 metric ton. Although you can transport it from one place to another, still your transportation, loading and unloading charges will be will be one of the burden for you. So first of all, if you will calculate the proper quantity of structure, if the quantity of structure or the quantity of concrete which is required in, you can calculate that, or you can find it out. So then what happens, simply the when you will calculate the quantity of structure, no, so you can get the proper you can first of all make the mix design. So why do we do mix design of concrete? Anyone? मिक्स डिजाइन क्यों करते हैं हम लोग किसी भी चीज में, कंक्रीट का या हाईवे का, क्यों करते हैं? ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है। Cost effective and फ्रेशर्स, for cost effective सॉरी, and यस, better strength, maximum या strength in less कॉस्ट, cost या effective. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव आर सेइंग। Strength and durability of concrete. So how can you make that cost effective? I know the what quantity, what are the materials which will be required for that, that are aggregate, sand, water and admixture. I will have to just mix them up and I have to make that proper mix design. So is this only the so HV seminar? So yes, seminar is started. So is this only the thing for that, because of that we do mix design? No, मिक्स डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, अगर समझ लीजिए आप लोग अभी फिलहाल अभी मैं जैसे महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, अभी महाराष्ट्र में मैंने एक साइट है मेरी अभी, सपोज समझ लीजिए औरंगाबाद फ्रॉम नागपुर टू मुंबई मेरा हाईवे है, ठीक है। तो नागपुर में मैंने मेरा मिक्स डिजाइन किया, ठीक है, कंक्रीट का। सो मिक्स डिजाइन कौन से होता है, कैसे होता है? मटेरियल इंजीनियर आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मटेरियल इंजीनियर? मटेरियल इंजीनियर सर्वे करता है, हर जगह पे क्वारी पे जाता है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स एग्रीगेट्स रहते हैं, एग्रीगेट्स सैंड वो सब लेके आता है और उसकी टेस्टिंग करता है, और उसकी टेस्टिंग करने के बाद फिर वो अपने मिक्स डिजाइन में यूज होता है, ठीक है। सो मटेरियल इंजीनियर ने हमारे पास मटेरियल लेके आ गया, सपोज समझ लीजिए नागपुर की बात चल रही है, ठीक है।
मटेरियल इंजीनियर ने आके हमारा मटेरियल पूरा चेक कर दिया और उसके बाद मिक्स डिजाइन बना दिया। सीमेंट सैंड एग्रीगेट 1:2:3 रेशियो रहेगा हमारा। ये भले ही मैं नॉमिनल बोल रहा हूँ, लेकिन एक मिक्स डिजाइन में सब वो समझ लीजिए, एक 1 kg ऑफ सीमेंट, 2 kg ऑफ सैंड एंड 3 kg ऑफ एग्रीगेट। We have done the mixed design of that, and also after that, what we have done, we have added some ample quality of water, quantity of water, and after that, what we have done, we have added some amount of admixture for पर्पस। समझ लीजिए कि आपके पास आपका अंडर वाटर कंक्रीट होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग रिटार्डर वाला डालोगे, रिटार्डर एडमिक्सचर डालोगे कि एक्सेलेटर डालोगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ कंक्रीटिंग, ठीक है, आपका कंक्रीटिंग का कंडीशन कैसा है, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट हैपेंस, अगर आप लोग ये नागपुर का डिजाइन मुंबई में लेके चले गए, ठीक है, आप मुंबई में आप लोग चले गए, आप लोगों ने मुंबई वाले इंजीनियर जो है, क्वालिटी एनालिस्ट, उसको बोल दिया कि भैया ये डिजाइन है मेरा, मैं आपको डिजाइन दे रहा हूँ, अभी आपको इसी हिसाब से आपको सब कुछ करना है। अभी समझ लीजिए जो मटेरियल मैंने नागपुर से उठाया था, नागपुर का स्ट्रेंथ नागपुर के हिसाब से सब लोग एग्रीगेट का, सैंड का, हर एक का मैंने बराबर एफएसआई निकाला, उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो निकाला। सो जो मटेरियल नागपुर में मिल रहा है, क्या वही मटेरियल मुझे मुंबई में अवेलेबल होगा? नहीं होगा ना। तो एक जगह की मिक्स डिजाइन आप लोग दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो उससे क्या होगा, अगर समझ लीजिए आपका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 4.5 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 4.5 है, और आपने मुंबई में चले गए और मुंबई का आपने 4.5 ही अज्यूम कर लिया, ठीक है, और उसके हिसाब से मिक्स डिजाइन की, लेकिन ऐसे पता चला कि वो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 3 है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपका वाटर कंटेंट बढ़ेगा और आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे उसका असर होगा, ठीक है। इसके लिए हर जगह पे जाके आप लोगों को प्रॉपर मटेरियल की, जो मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि मुझे बस सीमेंट सैंड और एग्रीगेट ही मिलेंगे हर बार। मैं मिट्टी में भी काम कर सकता हूँ कंक्रीट का, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मिट्टी की प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से रहनी चाहिए, तब का जाके मैं मेरा कंक्रीट में मतलब मिक्स डिजाइन कंक्रीट में मिट्टी भी यूज कर सकता हूँ, तब क्यों, जब उसकी प्रॉपर्टी एक समान एक तरीके रहेंगी तो, ठीक है। ये समझ गए हम लोग मिक्स डिजाइन क्यों करते हैं, एरिया वाइज चेंज होते हैं तो उसी टाइप के मटेरियल हमको नहीं मिलते हैं हर जगह पे। सो इसके लिए हम लोग मटेरियल का बिहेवियर या उसके स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ चेक करके उसके बाद हम लोग मिक्स डिजाइन बनाते हैं एरिया वाइज। उसकी वजह से हम लोगों का फिर उसके बाद ये आता है टू गेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सो कॉस्ट इफेक्टिव होने का कारण ये नहीं है कि मेरा एग्रीगेट 2 किलो लग रहा है तो मैं 1 किलो, मिक्स डिजाइन में मेरा 1 किलो, नो, दिस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। आपका जो मटेरियल आपके पास इजीली अवेलेबल है एक जगह पे, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपको एक पार्ले जी बिस्किट लाना होगा आपके लिए, आपके पास सपोज समझ लीजिए एक बिस्किट लाना है, ठीक है, तो आपके पास एक शॉप है नियर बाय लोकेशन में फॉर इन 100 मीटर्स, उधर भी आपको बिस्किट मिल रहा है, ठीक है, और एट 10 किलोमीटर्स उधर भी आपको बिस्किट मिल रहा है। लेकिन आप कहाँ पे जाओगे, 100 मीटर्स पे जाओगे कि या 10 किलोमीटर पे जाओगे? ऑब्वियसली 100 मीटर पे, क्यों, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह ये सब बच रहा है, ठीक है। और आपको रिक्वायरमेंट कौन से बिस्किट की है, अगर समझ लीजिए उधर अच्छा बिस्किट मिल रहा है लेकिन मुझे अभी भूख लगी है, अभी के अभी चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, 100 मीटर्स पे जो मेरी शॉप है उसमें से मेरा बिस्किट ले लूंगा और फटाफट मेरी भूख खत्म करने के लिए मैं ये होऊंगा। सो दिस इज इजी, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल अप्रोच फॉर एनी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो इसके वजह से हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं हमारा कॉन्क्रीट का। सर मेरा सो क्वेश्चन था सर। समझ गए? हाँ, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर मेरा बोलिए। क्वेश्चन था सर, जैसे कि मिक्स डिजाइन हम हम्म। करते हैं तो फाइन एग्रीगेट ऑब्लिक कोर्स एग्रीगेट का रेशियो 1:2 लेंगे क्या, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अलग होगा? डिफरेंट डिफरेंट डिशेस पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। एक्चुअली कैसा है आपका, मैं वही बता रहा हूँ, हर जगह पे जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट रहता है उसका उसके हिसाब से, उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अभी समझ लीजिए आपका जो एग्रीगेट है वो एक हिसाब से अगर पोरस रहेगा, ठीक है, उसमें पोरस कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो बट ऑब्वियस है उसका क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। तो यस उसके सर। हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो बढ़ेगा, मतलब क्या है, बट ऑब्वियस है आपका पानी का कंटेंट
बढ़ने वाला है वो पर्टिकुलर कंक्रीट में। सो उसके हिसाब से आपका फाइन एग्रीगेट में कितना वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो रहेगा, कोर्स एग्रीगेट में कितना वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग आपका मिक्स डिजाइन करोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप लोग क्या करोगे, आपका कंटेंट डिसाइड करोगे कि आपका पर्टिकुलर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कितना कितना चाहिए। It totally depends on the venue means place on which you are doing mixed design. अभी जैसा आप महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र या कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया का सेक्शन है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में आप लोगों को बेसल्ट रॉक मिलेगा। बेसल्ट रॉक का कलर एक ग्रे कलर का रहता है, ग्रेइश ब्लैक कलर रहता है, ठीक है। और लेकिन आप जैसे ऊपर जाओगे, समझ लीजिए राजस्थान हो गया, पंजाब, दिल्ली, उधर आपको बेसल्ट रॉक इतना ज्यादा आसानी से नहीं मिलेगा। आपको उधर रेड रॉक, एक अलग कलर का रॉक मिलेगा, समझ लीजिए सैंडस्टोन रॉक, वो भी एक प्रकार का रॉक ही है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी और हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके वो जो बेसल्ट रॉक मिलता है, वो बेसल्ट रॉक की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। सो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी को हम लोगों को ध्यान में रख के ही मिस डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए दैट इज इम्पोर्टेंट, समझ गए आप? सर मिक्स डिजाइन में तो सर सबसे, हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मीन मिक्स डिजाइन में सबसे पहले हमें टारगेट मीन डिजाइन यस डिटरमाइन करनी पड़ती है। यस, हाँ बराबर है ना। सर आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम आप लोग ऑडिबल सर? मैसेज कीजिए, चैट 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 बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर आई एम ऑडिबल? यस यस, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिक्स डिजाइन में हम लोग सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होगी। राइट। सर इसका क्या मेथड रहता है डिटरमाइन करने का? देखिए, हेलो, यस सर। हेलो सर। हेलो, यस सर। मेरी, आई एम ऑडिबल सर? हाँ 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 हाँ, हाँ सर प्लीज बोलिए, क्या कंटिन्यू। बोल रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मिक्स डिजाइन मिक्स के मेथड में हमें सर टारगेट मीन स्ट्रेंथ सबसे पहले डिटरमाइन करनी पड़ती है। हम्म 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 हम्म, हम्म। क्या सर इसका प्रोसीजर क्या रहता है वो? देखिए, अभी आपको अगर मीन स्ट्रेंथ निकालनी होंगी आपकी, बराबर, सो आप जी लोग मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? वो सबसे पहले मीन स्ट्रेंथ क्या रहता है, वो एक एवरेज स्ट्रेंथ रहती है। आपको जो स्ट्रेंथ, जो क्यूब्स के स्ट्रेंथ आते हैं, वो नंबर ऑफ क्यूब्स के स्ट्रेंथ का एवरेज निकाल के आप लोग ये करते हैं। सो व्हाट जी इज द एवरेज मीन स्ट्रेंथ? इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स to the number of cubes which we will number of cubes on which you are doing your test. So उसके पहले, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप लोग कैसे करते हो, उसका आपका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, उसके वजह से आप सबसे पहले उसका वेरिएंस निकालते हो, उसके बाद आप लोग उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन में आप लोगों को क्या पता चलता है, वो एक हिसाब से रूट मीन स्क्वायर रहता है, ठीक है। सब रिजल्ट्स का एक रूट मीन स्क्वायर निकलता है। एक फॉर्मुलेटेड फिगर है, आपको पता होगा शायद, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ, एफ एम या एफ माइनस एफ एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन एम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन, मतलब वन ऑब्जर्वेशन कम उसमें का, ठीक है। उसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, ठीक है। सो अभी सबसे पहले आप लोग बोल रहे थे टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। सो आप लोगों को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ? सबसे पहले आप लोग मिनिमम स्ट्रेंथ प्लस के फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा करोगे।
बराबर है। सो व्हाट इज, अगर समझ लीजिए आपका M30 का आपको कंक्रीट टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रेंथ कितना 30 और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना 1.65 आप पकड़ते हो बराबर, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन उसका सॉरी कांस्टेंट आप लोग कितना पकड़ते हो 1.65 पकड़ते हो, बराबर है, बराबर है कि नहीं है। क्या सर? स्टैंडर्ड डिवीजन का आपका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है यस उसमें आप सर। लोग कौन से हाँ हाँ, सो कौन से उसमें आपके एलिमेंट्स रहते हैं फॉर्मूला में। सर मिनिमम FCK एंड प्लस FM, कांस्टेंट इनटू या एफसीके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड डेविएशन और FM। या ये तीन कांस्टेंट रहते हैं। सो इफ योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 30, सो आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा 30 प्लस कांस्टेंट, व्हाट इज दैट कांस्टेंट 1.65 इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन। सो स्टैंडर्ड डिवीजन आपका कैसा आया, मैंने आपको बताया था पहले ही, है ना। इट इज नथिंग बट रूट मीन डिवीजन ऑफ ऑल रिजल्ट्स, बराबर है। यस सर। सो इसके हिसाब से फिर आपका क्या आएगा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया, तो फिर आप लोग आपकी उसके हिसाब से फिर सारे आपके जो वाटर सीमेंट रेशियो डिफाइन करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, वाटर सीमेंट रेशियो डिफाइन करने के बाद साइज ऑफ एग्रीगेट एंड इट्स वर्केबिलिटी डिफाइन करोगे, बराबर। उसके यस बाद सर। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड उसकी वर्केबिलिटी। व्हाट इज वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इज नथिंग बट ईज ऑफ डूइंग कंक्रीट, बराबर है। यस सर। सो हाँ, सो ईज ऑफ डूइंग कंक्रीट आप लोग कैसे करोगे, अगर आप लोग आप लोगों को कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, सो कितना इजीली आप लोग वो कंक्रीट को मूव कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी वर्केबिलिटी, मतलब वो कंक्रीट कितना वर्केबल है, ठीक है। वर्केबिलिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाय द मींस ऑफ स्लम कोड टेस्ट, ठीक है। यस वो सर। मैं आपको बाद में क्वालिटी के इसमें बताऊंगा और डिटेल्स में, ठीक है, एक एक करके। सो अब कहाँ तक आ गए हम लोग, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बाद सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकाला, वाटर सीमेंट रेशियो निकाला। हेलो इसके बाद वाटर स्ट्रेंथ हेलो वाटर सीमेंट रेशियो होने के बाद आप लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट निकाला और उसकी वर्केबिलिटी डिफाइन की, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड वर्केबिलिटी होने के बाद आपने क्या निकाला, सीमेंट कंटेंट निकाला, ठीक है। सीमेंट कंटेंट निकालने के बाद आपने क्या किया, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाला। वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बाद में आपने वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट निकाला, ठीक है। और उसके बाद वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट के बाद में आप लोग क्या करोगे उसके हिसाब से फिर आपके प्रोपोर्शंस आएंगे, बराबर। सो यस आपका सर। सीमेंट का क्वांटिटी आ गया, फाइन एग्रीगेट का क्वांटिटी आ गया, कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी आ गया, वाटर का भी क्वांटिटी आ गया, और हेलो जो एडमिक्सचर है वो एडमिक्सचर आपका, हाँ बोलिए सर, करंट मार्जिन का क्या रोल बोलिए, रहता है सर टारगेट मिनिस्ट्रेंथ के लिए? किसका, करंट मार्जिन का सर? किस, नहीं मुझे सुनने नहीं दे रहा है, क्या बोले आप, करंट मार्जिन का सर जो किस में। हम टारगेट मिनिस्ट्रेंथ निकालते हैं सर डिजाइन के लिए, तो उसमें करंट मार्जिन का क्या रोल रहता है सर? एक तो जो आपने बताया है कि टारगेट मिनिस्ट्रेंथ ऐसे निकालते हैं, तो इसमें करंट मार्जिन से भी तो निकाल सकते हैं सर फिर, लेकिन उसका क्या रोल रहता हाँ, है सर? वो लोग वो कहाँ 95% फॉलो करते जो हैं सर? जो मतलब आप 95% बोल रहे हो ना, 95% ऑफ, अगर आप 100 क्यूब कास्ट कर रहे होंगे, 100 क्यूब का टेस्ट ले रहे होंगे, ठीक है। सो 95% आपके जो स्पेसिमेंस रहते हैं ना, उसने आप लोगों का जो कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहता है उससे ज्यादा आपका ये रहना चाहिए, मतलब अगर समझ लीजिए 100 क्यूब है, ठीक है। सो 100 क्यूब में से आपको 95% से ज्यादा आपके 30, अगर 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 30 एमपीए का आपको कंक्रीट डिफाइन करना है। सो अगर आपके 13 के हिसाब से आप लोगों ने 100 क्यूब कास्ट किए तो उसमें से 95% स्पेसिमेंस आपके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा रहने चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के हिसाब से आप लोग क्या करते हो, 1.65 का फैक्टर लगाते हो, दैट इज नथिंग बट द मार्जिन फॉर योर कंक्रीट, ओके। जी
एंड ठीक है। सो हाँ जी। आपका एडमिक्सर का कंटेंट जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था पहले। आपके आपका मोड ऑफ डूइंग कंक्रीट कौन सा है, ठीक है। आप लोग पंप कंक्रीट कर रहे हो या बूम प्रेशर से कर रहे हो, या फिर बाय द मीन्स ऑफ पंप कर रहे हो, या डायरेक्ट मैन्युअली कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका वर्केबिलिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। वर्केबिलिटी, और उसके बाद उसके हिसाब से फिर आपका मिक्सचर का कंटेंट होगा। कुछ एंड मिक्सचर एज अ रिटार्डर बोलते हैं। रिटार्डर मतलब क्या है, जो कम जल्दी सेट नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डर बोलते हैं। और एक्सेलेटर क्या बोलते हैं, जिस जो बहुत जल्दी सेट हो जाता है उसको जी, हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर बोलते हैं। अच्छे लगे। सो या सो स्ट्रेंथ आपको कंक्रीट सेट कब करना है, प्लेसिंग होने के बाद, उसके हिसाब से फिर आपको एडमिक्सचर कंटेंट डिपेंड करते हैं, डिफाइन होते हैं। कंटेंट आपके 0.5 से लेके 0.1 से लेके आपको 1% या 1%, 1.25, 1.35% तक आपको एडमिक्सचर के कंटेंट्स आपके मिक्स डिजाइन के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा एडमिक्सचर का कंटेंट बढ़ा दिया तो ऐसा भी हो सकता है, आपका कंक्रीट का जो मेन फंक्शन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंक्रीट, टू इंडल्ज द compressive stresses which is happening in the structure to execute that compressive stresses, ठीक है। अगर एडमिक्सचर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया प्रोपोर्शन से, तो उसका जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट का, उस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट गिर सकता है, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा इम्पैक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, एस्टिमेट प्रिपरेशन। हाँ, आपने अभी देखिए क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर और क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ हाईवे हमारा हो गया। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हमारे सेशन में, एस्टिमेट पढ़ेंगे, ठीक है। एस्टिमेट कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में रहेगा पूरा ये चीज। और उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में पता चलेगा। सर क्लास लेट हो गया, कितना टाइम बचा है, अभी तो 9:30 बजे, 9 से 10 हमारा क्लास था। ओके, सो अभी अभी क्या बचा है हमारा, ये सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, और मैं बता देता हूँ। एस्टिमेट प्रिपरेशन, व्हाट इज द यूज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एस्टिमेट। प्रोज ही रहते हैं, कॉन्स तो बहुत कम रहते हैं एस्टिमेट के। क्या रहता है, एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है, यूजिंग प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रिक्स, सब कुछ हिसाब से करने के बाद आपको एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है। बार बेंडिंग शेड्यूल आप लोग कैसे बनाते हो, ठीक है। बार बेंडिंग शेड्यूल आप लोग कहाँ पे यूज करते हो, आपका स्ट्रक्चर्स में। जो अगर आपका आरसीसी कंक्रीट रहेगा तो उसमें आपके नंबर ऑफ बार्स, कौन से डाया का कितना बार लगना चाहिए, किधर लगना चाहिए, और कैसे लगना चाहिए, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, बीबीएस में, ठीक है। ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो मतलब जब आप ये कोर्स पूरा करोगे और आपके पास एक हिसाब से सब कुछ डेटा ऐसे इन एक कॉम्पैक्टेड डेटा रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग किधर भी एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे, फिर भी आप लोगों को बेसिक साइट इंजीनियर्स की, जो लोग साइट इंजीनियर जो काम करते हैं, वो सब चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का एग्जीक्यूशन करते हैं। और सबसे लास्ट में, अगर आपको किसी को पे करना है, अगर समझ लीजिए आप क्लाइंट हो और एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने आपके लिए काम किया, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्ट्रैक्टर को बिल पे करना पड़ता है, ठीक है। सो क्लाइंट क्या करता है, बिलिंग इंजीनियर रखता है। बिलिंग इंजीनियर क्या करेगा, पूरा क्वांटिटी निकालेगा, जो उसने किया उसका क्वांटिटी निकालेगा, नंबर ऑफ बार्स कितने लगाए थे, क्या लगाए थे, उसके हिसाब से वो करंट रेट जो भी है उसका रेट लगाएगा, और उसके हिसाब से फिर बिलिंग करेगा, ठीक है। सो ऐसे ये सब चीजें डिपेंडेंट रहती है, समझ गए सब लोग। सो ये हो गया हमारा बिलिंग इंजीनियर का काम। सर बिलिंग के अंदर सर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी पढ़ाएंगे? सॉरी, क्या क्या सर आपने बिलिंग बताया ना, बिलिंग के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी बताएंगे क्या? यस यस यस, बताऊंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के बारे में भी मैं एक लेक्चर लूंगा, आपको दूंगा, ठीक है। उसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का शेड्यूल क्या रहता है, वेरियस एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या कंसेशन एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, कौन से पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वो सब चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। टेंडरिंग का प्रोसेस कैसा रहता है, वो भी चीज मैं बताऊंगा, ठीक है।
ओके अभी ये सब चीजें हम लोगों को क्यों पढ़ना है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अभी ये तो आप लोगों ने देख लिया ये सब कुछ, डिजाइन ऑफ हाईवेज, प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, एक हमारे सिविल इंजीनियरिंग में दो रास्ते हैं, एक्चुअली तीन है लेकिन दो रास्ते हैं। सो अगर आपको जॉब करना होगा तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या फिर आपको बिजनेस करना होगा तो फिर तीन है। जॉब में कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और बिजनेस है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में अभी फिलहाल आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में 10,000 स्टूडेंट्स के पीछे कम से कम 10 सीट्स रहती है, एक से लेके 10 सीट्स रहती है, ठीक है। सो इतनी ज्यादा कंपटीशन हमारी अभी बढ़ चुकी है। हमारे सिविल फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ सिविल के बारे में बात करूंगा तो ऐसा फिलहाल अभी रेशियो चल रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर में स्काई इज द लिमिट, ठीक है। आपको इतना सीखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में कि जहाँ पे गवर्नमेंट में सिर्फ आपको एक हिसाब से सेफ्टी है, और एक गवर्नमेंट जॉब में आपको एक हिसाब से मतलब जॉब सिक्योरिटी है, उसके अलावा और गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सॉरी, अगर आप लोगों के ड्रीम्स होंगे गवर्नमेंट जॉब, अगर आप कोई जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मेरे मैंने खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखे हैं। उन लोगों को बाकी कुछ डिपेंड नहीं रहता है, वो सिर्फ किस में डील करते हैं, सिर्फ साइंस उनका उसी में टाइम चला जाता है। टेक्निकल वो लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, लेकिन जो जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोग जितने टेक्निकल, उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है, उतना टेक्निकल नॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर वालों को नहीं रहता है, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर में अभी आपको तो पता है, अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप प्राइवेट सेक्टर में इजीली जंप आउट कर सकते हो, ठीक है, एज अ फ्रेशर भी। और आप अगर आपको का एक्सपीरियंस आ गया होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना होगा तो ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बताए थे, ठीक है, ये सब ब्रांचेस में आप लोग जा सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। My job Hello. profile is I am structural consultant in PWD Maharashtra, and I am now pursuing my MTech in construction management, and also I have been serving as a structural engineer in IRB in Maharashtra state only, in National Highway 211. So Hello, excuse me, sir. हम्म, Sir, बोलिए। which software we can use for design? Depends on which type of design do you want. You want to design a structure, then you can use StatPro. Okay. Yes, sir. If you want to design the highways, then you can use IIT Pave. If you want to calculate the quantities of highway, then you can use Calcram. Okay. If you want to design, if you want to plan the particular project, total project in one go, then you can use which software? Then you can use MS Office, MS Project. So these are the various, or you can use Primavera. These are the various softwares which. Sorry, Which software for highway design? there are various softwares, but first of all, there are various roads. You can use IIT Pave. Okay, IIT Pave is one of the good softwares. Then there are MX roads. Yeah, so MX road. Yes, yes. For highways, there are MX road, road estimator, or you can say Calcram. Calcram भी रहता है, ठीक है। प्रॉपर फंक्शंस क्या रहते हैं कैलकुलम के, और नथिंग बट क्वांटिटी सर्वेयर जितने भी क्वांटिटीज निकालता है। कैलकुलम क्या करता है, पूरे रोड को 10 मीटर्स के सेक्शन में काट देता है, ठीक है, और वो सेक्शन वाइज उसका एवरेज लेने के बाद उसकी वॉल्यूम मीट्रिक क्यूब में क्वांटिटी दे देता है डायरेक्ट फंक्शन डालने के बाद। सो हमारा काम आसान हो जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से। लेकिन आप लोग, मतलब एक मेरी पर्सनल राय है, आप लोग सॉफ्टवेयर कब तक यूज नहीं करोगे जब तक आप लोगों को बेसिक चीजें पता नहीं होंगी, तब तक, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीजें पता नहीं और आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जंप कर दिए तो काम तो वैसे भी सॉफ्टवेयर ही कर रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन या 10% 20% ही रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा तब तक। आपको एज ए इंजीनियर आपका उसमें इतना ज्यादा
इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। वो तो फिर कोई भी कर सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी कर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को आप सॉफ्टवेयर सिखा दो, वो 2 महीने में सॉफ्टवेयर सीख जाएगा और वो ऐसे वैसे कमांड देने के बाद वो उसका डिजाइन कर देगा। लेकिन आप एज ए इंजीनियर उसको आप कैसे एक हिसाब से मैनिपुलेट करते हो जो डेटा आपको आउटपुट डेटा सॉफ्टवेयर, सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, there are various softwares, there are numbers of softwares, you okay, various software there are. AutoCAD is there, then StatPro is there, then 3D Max is there, after that SketchUp is there for designing, interior designing. I am currently using SketchUp software for designing. I am also currently using for my business, yeah, there is Revit, various softwares are there. सो ऑटोकैड कोई भी ड्राफ्टमैन, कोई भी आपको कौन सी भी एक पर्टिकुलर प्लान निकालना होगा, स्ट्रक्चर का ड्राइंग निकालना होगा, तो आप लोग कहाँ पे ड्रॉ करोगे? ऑटोकैड पे ड्रॉ करोगे। ऑटोकैड आप लोगों को 2D 3D व्यू दे सकता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो आपको 2D व्यू, 3D व्यू, एलिवेशन, प्लान, ठीक है, ये सब साइड व्यू, ये सब कुछ दिखाएगा। उसके बाद ऑटोकैड होने के बाद आपका आता है 3D मैक्स। इट इज द नथिंग बट बड़ा भाई ऑफ ऑटोकैड, इज द एल्डर ब्रदर ऑफ ऑटोकैड। अच्छे से क्वालिटी आपको पता चलती है, उसके हिसाब से आपको 3D व्यू इतना सुपीरियर देता है। एस्टिमेशन के लिए आप लोग, मैंने बताया था, कैलकम यूज करते हो आप लोग फॉर अपना फॉर हाईवे एस्टिमेशन, ठीक है। और अगर आपको एस्टिमेट बनाना होगा तो MS ऑफिस इज, मतलब जो एक्सेल फाइल्स है, ठीक है, वो एक्सेल फाइल सबसे एक हिसाब से अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अभी और कौन से बचे? स्टैट प्रो हो गया था, स्टैट प्रो मैंने बताया था फॉर डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ, you can ask operations team, okay, the data will be available over there, so you can ask them, they can ask you more questions. सर आप Yeah, सॉफ्टवेयर भी so सिखाएंगे क्या? सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक हिसाब से मैं आपको पूरा एक ये दे दूंगा, उसके बारे में एक बेसिक चीजें बता दूंगा जो सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद आप लोगों को मतलब एक हिसाब से अच्छा रहेगा। जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको एक डिजाइन से रिलेटेड कुछ बताऊंगा। सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर आएगा तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी और मैं इतने कम स्पेन में आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन यस, आई विल टीच यू द बेसिक्स ऑफ, आपको अगर डिजाइन नहीं करना होगा, डिजाइन करे बिना आपको थियोरेटिकल डिजाइन कैसे कर सकते हो, उसके बारे में सर कितने महीने का आपको कोर्स है पता आपका? चलेगा। अभी और 30 डेज का कोर्स है ये, ठीक है। 30 डेज ऑफ कोर्स में मैंने आपको मेरे डिटेल्स बताए थे, वो सब रहेंगे मेरे। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? डिपार्टमेंट उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज देगा। और कुछ चीजें आपको पूछनी है, पूछिए। सर कब से स्टार्ट हो रहा है कोर्स? आपको ऑपरेशन नेटवर्क डिपार्टमेंट उसके बारे में नॉलेज देगा। मुझे और कुछ छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। और कुछ चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टाइप्स ऑफ जॉब्स फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर है। सो आपको जॉब लेने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्किल चाहिए, बराबर, नॉलेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए और कनेक्शंस भी चाहिए। कनेक्शंस किसके चाहिए? फेसबुक पे नहीं कनेक्शंस लेके कुछ काम नहीं चलेगा। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन काम कर रहा है और आपको उसके साथ आपके कैसे बिल्डअप रिलेशन है, वो सब आपको उसके डिपेंड करेगा। ये सब चीजें होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास ये
नहीं रहता है, मतलब क्या जॉब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनको चाहिए रहते हैं रेफरेंसेस। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाईकोर कंपनीज हैं, ठीक है, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल सेक्टर्स में जो काम करती है, वो लोग फ्रेशर्स को ऐसे ही नहीं लेते, ठीक है, उनको प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद, ये करने के बाद ही लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो जो क्रीम रहता है, ठीक है, मतलब जो क्रीम बैच रहती है, या फिर जो आईआईटी पास आउट, एनआईटी पास आउट जो स्टूडेंट रहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट रहते हैं, उनको वो बाय द मीन्स ऑफ इंटरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्रीम पूरे स्टेट का या कंट्री का कहा जाता है, हम लोगों को बस उधर ही मिलेगा, तो वो डायरेक्टली उठा लेते हैं, फिर बाद में उन लोगों को उनके हिसाब से ट्रेन करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। इसके वजह से क्यों नहीं होता है? क्योंकि उतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं रहता है, ठीक है। एक आध दो में रहेगा, मैं सभी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, एक आध दो कॉलेजेस में रहेगा, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं रहता है। इसके वजह से क्या होता है, आपको इंजीनियरिंग के समय में भी तो बहुत मजा आएगा कि भैया हम लोगों ने पास कर दिया, पास आउट हो गए, अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप ये इंडस्ट्री में उतरोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, हमारा इंजीनियरिंग ही उसके हिसाब से हमको सिखाया नहीं गया, कि या फिर सिखाया गया होगा तो हमने उस तरह से सीखा नहीं, ठीक है। इसके वजह से आप लोगों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए रहता है, वो आपको नहीं मिलती। सो क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड सारी जानकारी चाहता हूँ प्लीज टेल। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मैंने बताया था। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, आप लोग जो भी चीजें स्ट्रक्चर में करते हो, स्ट्रक्चर अगर आपको कौन सा भी स्ट्रक्चर एक कंस्ट्रक्ट करना होगा तो आप लोग क्या करोगे, अगर समझ लीजिए आपका कंक्रीट आ गया है, ठीक है, तो क्वालिटी एनालिस्ट का क्या क्या काम है, सबसे पहले तो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन बनाना, ठीक है भैया। मटेरियल इंजीनियर उसके पास आएगा, वो बोलेगा भैया मेरे पास, मैंने पूरा अपना जो एरिया है वो छान मारा, कॉलेज छान मारी, मुझे पर्टिकुलर इतने 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 सैंपल्स पता चल गए, ये सैंपल्स को आप टेस्टिंग करके अच्छे से मिक्स डिजाइन बना दो। क्वालिटी एनालिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले कंक्रीट का मिक्स डिजाइन बनाएगा क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स के हिसाब से, उसके बाद भी और उसके बिहेवियर्स के हिसाब से। उसके बाद क्वालिटी मिक्स डिजाइन बना ली, उसने आरएमसी पे वो ऑर्डर दे दिया कि भैया ये ग्रेड का मुझे M25 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, उसमें सीमेंट इतना केजी चाहिए, कंक्रीट एग्रीगेट इतना केजी चाहिए, फाइन एग्रीगेट इतना चाहिए, वाटर इतना चाहिए, एडमिक्सचर इतना चाहिए। उसके हिसाब से आरएमसी ने, अभी वो आरएमसी वाले ने बराबर उतना ही कंटेंट के हिसाब से कंक्रीट भेजा है कि नहीं भेजा है, कम ज्यादा तो नहीं हुआ है, वो चेक कैसे करेगा, जब वो साइट पे आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा वो, M25 है तो M25 के हिसाब से वो उसका स्ट्रेंथ M25 है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेगा, डिस्ट्रक्ट बाय द मींस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो साइट पे जो कंक्रीट आता है उसको पर्टिकुलर मोल्ड्स में आपको उसको भर के अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करके 3 इक्वल लेयर्स में 35 टाइम्स स्टेप करके आप लोगों को वो मोल्ड भर के क्यूरिंग करना पड़ेगा फॉर 28 डेज, और उसके बाद आप लोगों को उसका स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। आरएमसी इज नथिंग बट रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, ठीक है। या हिंदी कोर्स से सिविल कोर्स, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप सोमेश साहब? सो क्वालिटी कंट्रोल में और क्या क्या रहता है, आप लोगों को कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक करोगे, पानी ज्यादा डाला है, कम डाला है, बराबर है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्केबिलिटी कहीं कहीं पे अगर आपका एकदम स्लीक डिजाइन होगा, स्लेंडर स्ट्रक्चर होगा तो आपको फ्लोएबल कंक्रीट चाहिए रहता है। अगर आपका मास कंक्रीट रहेगा तो उसकी वर्केबिलिटी आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्वालिटी कंट्रोल आप लोगों का ये वेरियस थिंग्स पे आपको क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी एनालिस्ट रहता है वो डिपेंड, वो टेस्ट करेगा। अब वैसी क्वालिटी एनालिस्ट हाईवे वाला क्या क्या करेगा, आपका जो मटेरियल है वेरियस उसको स्ट्रेस करेगा, क्या क्या निकालेगा, एफएसआई निकालेगा, ठीक है, एफएसआई निकालेगा पर्टिकुलर मुरूम का, सीबीआर निकालेगा, उसका जीएसए करेगा, जीएसए करने के बाद, हाँ हाँ हिंदी में अवेलेबल होता है। हाँ डीपीआर ऑफ हाईवे पढ़ाया जाएगा, डीपीआर ऑफ हाईवे के बारे में बताऊंगा मैं, और आपका डिफिकल्टी सेशन भी लूंगा डीपीआर के बारे में, कि डीपीआर में आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी सेशन होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो हाँ, मैं अभी मेरा जो कहना था वो मैं रह गया वापिस, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में आप सब लोग ऐसा कुछ कर सकते हो। अभी
जॉब मिले, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी है, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और कनेक्शन चाहिए। लेकिन ये 4 चीजें होने के बावजूद भी आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपको कोई रेफरेंस नहीं देता है। सो आप लोग रेफरेंस कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे रेफरेंस? आप लोगों को उन लोगों के सामने आना पड़ेगा। सो सामने कैसे आओगे? सो जैसे ही फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है फॉर अपना सोशल लाइफ का, सोशल का, सो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है हमारा। वो कौन सा है आपको पता होगा? आप लोगों को अगर इंडस्ट्रियल गुरुज जो रहते हैं, जो बड़े बड़े टेकीज रहते हैं, ठीक है, सीईओज हो गए या कोई भी हो गए, सो उनको अगर आपको लिंक्डइन देखना होगा या उनके आपको उनके अटेंडेंस में आपको आना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले सबसे पहले लिंक्डइन ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक्डइन सर। सो व्हाट इज लिंक्डइन? लिंक्डइन एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाँ बोलिए। हाँ, कॉन्क्रीट बिटुमेन सभी का स्टडी करेंगे, ठीक है। सब चीजें के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बिटुमेन के बारे में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। सो हाउ टू कनेक्ट टू इंडस्ट्रियल गुरुज। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अभी किन किन लोगों का लिंक्डइन पे अकाउंट है, पहले वो बताइए। सर मेरा है। ओके, कितने सर लोगों मेरा का भी है। बताइए, सब लोगों को बताइए। सो लिंक्डइन पे आपको क्या करना है? या गुड। सो अभी जिन लोगों का नहीं है उन लोगों ने भी लिंक्डइन ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं मेरे तरफ से 100% दूंगा, ठीक है। आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझा है कि नहीं समझा है, वो आप लोगों सामने वाले को नोटिस में नहीं ले पाओगे, तो फिर आपके लिए वो कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग 15 दिन 20 दिन उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेटिव रहेंगे, उसके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन बाद में आपको सो उसको आपको, अगर आपको समझ लीजिए आपको समझा है और आपको किसी को समझाना होगा, तो आप कैसे बताओगे? एक कुछ ना कुछ चाहिए ना। जैसा फेसबुक पे आप लोगों को क्या करते हैं, आप लोग कहीं पे घूमने चले गए तो आप क्या बोलते हो? इधर उधर में गया हूँ, इधर इधर फीलिंग हैप्पी विथ 3 others 4 others, ऐसा करते हो, ठीक है। लिंक्डइन में आप क्या कर सकते हो? जो आप लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। आज आप अगर हमारा अभी आज का सेशन हुआ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, ठीक है। सो मैंने आपको मिक्स डिजाइन के बारे में बहुत सारा बताया। सो मिक्स डिजाइन के बारे में मैंने आपको इतनी इतनी सारी चीजें बता दी। सो आप लोगों को क्या करना है? लिंक्डइन पे जाना है, आपके कनेक्शन सबसे पहले बढ़ाने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले सब लोगों से कनेक्शंस बढ़ाने हैं जो आपके फील्ड के होंगे, ठीक है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स में रहते हैं, जैसे कि मेरे भी है, मेरे पास 5000 कनेक्शंस है मेरे लिंक्डइन पे, ठीक है। सो 5000 कनेक्शंस में मोस्टली मेरे 3 से लेके 4000 कनेक्शंस मेरे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। सो मुझे अगर उनके नोट में आना होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरियस इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालनी पड़ेंगी लिंक्डइन पे। इसकी वजह से सामने वाले के हम लोग अटेंडेंस में आ जाएंगे। सामने वाले के अटेंडेंस में आ जाएंगे। अगर समझ लीजिए मैं एक रिक्रूटर हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, समझ लीजिए मिक्स डिजाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, और मुझे एक मिक्स डिजाइन वाला ही बंदा चाहिए, ठीक है, भले ही वो फ्रेशर क्यों ना हो। तो मुझे तो दिख रहा है आप लोगों को ये सब कुछ आ रहा है, आप लोग टाइप कर रहे हो, या आपको आपने इतनी बड़ी पोस्ट डाल दी। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, आपको एक टेक्स्ट करूंगा। चीजें इतनी इजीली नहीं होती है, लेकिन मैं आपको एक एग्जैगरेटेड तरीके से आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सो उसके हिसाब से आप लोग वो मैं एज अ रिक्रूटर आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोगों को बोलूंगा कि मुझे एक ये पोजीशन के लिए चाहिए, कि आप इंटरेस्टेड हो? आप हाँ बोल दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो लिंक्डइन ये काम करता है, आप लोगों को जो बड़े बड़े टेक गुरुज है उसके बारे में बताता है। सो प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको। आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर रहे या सीईओ रहे या मैनेजिंग डायरेक्टर रहे या कोई भी इंजीनियर रहे, इनसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने आपका अकाउंट नहीं होगा, जिन जिन लोगों का लिंक्डइन पे, उन लोगों को आज से अकाउंट ओपन करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अपने फील्ड के उनको कनेक्ट करना है। जो टैलेंट एक्वाजिशन स्पेशलिस्ट रहते हैं, एचआर मैनेजर रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं वेरियस, उनके कनेक्शन में आना है, ताकि आप लोग सब लोगों के पास आपका ध्यान चला जाए,
ठीक है, समझ गए? सो आपके लिए आज का ये असाइनमेंट। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर लिंक्डइन पे हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है, हाँ हाँ। लेकिन सर कोई भी बंदा अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे अट्रैक्टिव या इफेक्टिवफुल बनाए सर? देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर सबसे पहले आपको इफेक्टिव बनाना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या कौन सी चीजें रहती है, ठीक है, ताकि फिर मैं आपको अच्छी तरीके से आसानी से बता सकूँ। सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल में आपका एक प्रोफाइल पिक्चर रहता है, ठीक है। सो प्रोफाइल पिक्चर में आप लोगों का प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर ही रहना चाहिए, ठीक है। एक तो पासपोर्ट फोटो भी चलेगा, लेकिन ठीक है, अगर प्रोफेशनल रहेगा और आपका एजुकेशनल या फिर जो आपका सर्विस बैकग्राउंड है उसके हिसाब से होगा तो चलेगा, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों का कभी भी आप लोगों ये खाली नहीं छोड़ने का। आपका प्रोफाइल पिक्चर जो ओरिजिनल है, या ऐसा नहीं करने का कौन सी भी हीरो का लगा दिया, हीरोइन का लगा दिया, ऐसा भी नहीं करने का, ठीक है। अभी इसके बाद आता है आपका नाम। आपका नाम अच्छी तरीके से, जो नाम आपका ओरिजिनल नाम है वही बताने का, ठीक है। एंजल प्रिया, जिस गुरु डेट गुरु, ऐसा कुछ नहीं करने का। जो अपना नाम है, जैसा मेरा नाम निशान देशमुख है तो मेरा निशान देशमुख नाम से ही मेरा अकाउंट है। आप लोग कौन सा काम करते हो, ठीक है, आप लोग क्या करना चाहते हो वो आपके डिस्क्रिप्शन में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका अबाउट में आता है, ठीक है। अबाउट में आप लोगों को एक लाइन में खत्म नहीं करना है। अबाउट में आप लोगों को इतने एग्जैगरेटेड तरीके से आप लोगों को खुद को डिफाइन करना होता है, ताकि सामने वाला बंदा अगर आपकी प्रोफाइल पढ़े तो उसके बारे में सब लोगों को पता चल जाए, ठीक है, कि क्या क्या आप लोग क्या क्या कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोल दिया कि मैंने ये किया है, वो काम किया है, मेरा एस्टिमेट आता है, मुझे बार बेंडिंग शेड्यूल आता है, मुझे ऑटोकैड भी आता है, मुझे स्टैट प्रो भी आता है, मैं एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ, मैंने इधर इधर से मेरा गेट क्लियर की है, या फिर मैंने एमपीएससी मेरी क्रैक करके रखी है। ये सब चीजें आप लोगों को, एमपीएससी यूपीएससी मैंने कौन से एमपीएससी में कौन से मेंस एग्जाम मैंने क्लियर किए, सब कुछ चीजें बताना पड़ता है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी तरीके से सामने वाला बंदा वो 2 मिनट का अबाउट इंफॉर्मेशन पढ़ के आप लोगों को समझ सके, ठीक है। अभी ये तो हो गया प्रोफाइल का, और अच्छी तरीके से आपको आपका एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा। अभी हो गया प्रोफाइल का। अभी प्रोफाइल बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रोफाइल के बाद आप लोगों को आपका अच्छा जो काम है वो शुरू हो जाता है। सो कौन सा काम रहता है प्रोफाइल होने के बाद? आप लोगों को एल्गोरिथम में आना पड़ता है लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन एक एल्गोरिथम पे चलता है। आप लोग जितना पोस्ट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के नजर में होंगे, ठीक है। अगर आप कुछ पोस्ट नहीं करोगे या फिर किधर भी कमेंट वगैरह नहीं करोगे, जो नंबर ऑफ पोस्ट रहते हैं, तो फिर आप लोगों के नजर में नहीं आओगे, और उससे क्या होगा, आप लोगों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा लिंक्डइन पे। सो कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर आप लोगों का पोस्टिंग, कमेंट, शेयर, लाइक जो करना है वो करो, लेकिन कीप इट प्रोफेशनल। लिंक्डइन को आपको हमेशा प्रोफेशनल ही रखना है। उसमें आप लोगों ने आज कौन सा खाना खाया, क्या किया, वो नहीं बताना है। आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, या फिर आप लोगों ने आज साइट पे क्या सीखा, या फिर आप लोगों ने आज आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन आपकी फील्ड के बारे में कौन सी पता चली। भले ही आपकी फील्ड कौन सी भी हो, सिविल रहे तो सिविल के बारे में, जियोटेक रहे तो जियोटेक के बारे में, जो भी चीजें हैं वो उसके बारे में आप लोगों ने साइट पे कौन सा नया कुछ किया, उसके हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है। और कुछ पूछना है? सर अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी तो डाल सकते हैं सर। क्वेश्चन होगा तो? जैसे कोई किसी मतलब कुछ पूछना हो तो भी पोस्ट कर सकते हैं ना? हाँ, ड्यूरिंग कोर्स ना। जी सर। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो हम लोग लाइव सेशंस ले रहे हैं ना, इसी के चलते हम लोग नहीं लाइव सर, सेशन। मैं लिंक्डइन की बात कर रहा था सर। जैसे हाँ लिंक्डइन, हाँ हाँ डाल सकते हैं लिंक्डइन पे ना। यस यस यस, जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। और कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं फ्रेशर
फ्रेशर था, मैंने 8 महीने कंपनी में ज्वाइन किया, काम किया, सैलरी हाँ हाँ कम थी, और अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। ओके। तो छोड़ना सही रहेगा या फिर मैं सर्टिफिकेट का वेट करूँ 1 साल का? देखिए, छोड़ना या ना छोड़ना वो किस पे डिपेंड करता है। आप लोगों को अभी आपको समझ लीजिए 6 महीने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप लोगों को दूसरी कंपनी एज अ 6 महीने आप लोगों ने काम किया है उसके हिसाब से देखेंगे, आपको फ्रेशर करके नहीं देखेंगे। सो आप लोगों ने वो 6 महीने में कितना सीखा है वो आप लोग खुद होके सेल्फ एनालाइज कीजिए कि मैंने ये चीजें सीखी है क्या, इसके बारे में मुझे डीप नॉलेज है क्या। खुद के ही सवाल ऐसे पूछिए इतने वो फील्ड के बारे में कि मुझे वो चीजें पता है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काम किया होगा, ठीक है, ब्रिज इंजीनियर, आप एज अ ब्रिज इंजीनियर हो गए और आपको बियरिंग क्या है वो भी पता नहीं होगा, ठीक है। बियरिंग एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है ब्रिज में। तो 6 महीने, भले ही 6 महीने क्यों ना होंगे आप, लेकिन आपको एक बार तो ड्राइंग आपके सामने आया होगा, आपको बियरिंग दिखा होगा, बियरिंग का ड्राइंग दिखा होगा, आपने बियरिंग एग्जीक्यूट नहीं किया होगा लेकिन आपको ड्राइंग में पता होगा। अगर आपको वही पता नहीं होगा तो सामने वाला आपको क्यों लेगा, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप लोगों को खुद होके सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है कि मैंने वो 6 महीने में जितना पढ़ा है वो अच्छा, इतना अच्छी तरीके से पढ़ा है कि नहीं है। और सिविल इंजीनियरिंग में आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, पैसे के पीछे मत भागो आप, ठीक है, सैलरी के पीछे। हम लोग CS IT वालों के जैसे नहीं है, हमारा फील्ड CS IT वालों के जैसा नहीं है जो शुरुआत से ही आपको 3.5, 4, 6, 7, 8 लाख का पैकेज देगा, ठीक है। 2 साल के बाद आप लोग आपके CS IT के फ्रेंड्स लोग देखते होंगे कि 2 साल के बाद, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया वो बंदे को 5 लाख का, 6 लाख का पैकेज आ गया। 3 साल के बाद 8 लाख का, 9 लाख का पैकेज आ गया। सिविल का ऐसा नहीं है। सिविल में पहले 10 साल आपको, 5 से लेके 10 साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपका जो पैकेज है वो उसके हिसाब से फिर आपको बढ़ता है। सामने वाले देखते हैं कि आपको क्या क्या, कौन सी चीजें आती है, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको खुद होके सेल्फ एनालाइज करना है कि आप लोगों को आपने 6 महीने में कौन सी चीजें पढ़ी है और प्रैक्टिकली आपको उसके बारे में कितनी साउंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और कुछ पूछना है? सर डिपार्टमेंट चेंज करना कितना सही रहता है? जैसे कोई क्वालिटी कंट्रोल में है, फिर उसको क्वालिटी सर्विंग में जाना, क्वांटिटी सर्विंग जाना, या एज साइट इंजीनियर जाना, वो कितना हद तक सही है? अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल में, अगर आपको ऐसा खुद होके लग रहा होगा कि नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को फील्ड ही इस तरह से डिसाइड करनी होती है कि आप लोग उसमें घुस गए तो उसके बाद आप लोग आपका स्कोप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों का वो पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपने 1 साल क्वालिटी कंट्रोल में दे दिया, सेकेंड ईयर आपने साइट इंजीनियर पे दे दिया, थर्ड ईयर आपने बिलिंग पे चला गया, ठीक है। आपका पास 3 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, आपके सब 3 फील्ड में 1-1 साल का एक्सपीरियंस है। और जो पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो आप भूल भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेश में रहता है उसी के बारे में आपको पता चलता रहता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो डिपेंड्स कि आपको क्यों छोड़ना है फील्ड, ठीक है। अगर आपको बोर हो रहा होगा, अगर ये रीजन होगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्टैग्नेंट हो गया हो, क्योंकि सिविल इंजीनियर की एक भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें आप स्टैग्नेंसी फील करोगे, ये मेरी गारंटी है। कौन सी भी फील्ड ले लो, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। स्काई इज द लिमिट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्यों छोड़ना है, क्यों वो पर्टिकुलर कोर्स छोड़ना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ता है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा तो सामने वाला बंदा ये देखेगा कि बंदे ने कौन सा काम किया हुआ है। उसको एक काम वाला बंदा अच्छा लगेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर काम में वो बंदा वो लेगा, ना कि 1-1 साल का एक्सपीरियंस 3 काम में वो बंदा लेगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है ये बंदा या बंदी एक पर्टिकुलर स्कोप में नहीं रह रही है या नहीं रह रहा है, वो अलग अलग जाके हर हर इसमें अलग अलग ये कर रहा है, ठीक है। सर आई एम स्टूडेंट, दिस कोर्स इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू मिस्टर सौरव सिंह। अगर आपको
आप अगर आप फाइनल ईयर में होंगे और आपको अभी फिलहाल थियोरेटिकल नॉलेज अच्छी तरीके से है या फिर आपका रनिंग में है, ठीक है, अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग यूज करते हैं, जो लोगों को जॉब करने के बाद ही पता चलता है, इंटर्नशिप करने के बाद ही पता चलता है, अगर वो आप ये 30 दिनों में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो दैट इज नथिंग बट चेरी ऑन द केक, ठीक है। सो दिस कोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, भले ही 1 साल का एक्सपीरियंस रहे होना रहे या फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में रहे या फाइनल ईयर में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी इंक्रीमेंट हर डिपार्टमेंट में अच्छा होता है, ठीक है। मेरे पास ऐसे इंजीनियर, मेरे खुद के ऐसे दोस्त है जिसने स्ट्रक्चर में 3 साल में अभी 6 साल 7 साल के बाद 15-15 लाख का पैकेज उठा रहे हैं। और सेम बंदा और एक ऐसे भी डिपार्टमेंट, ऐसे भी लोग हैं जो क्वांटिटी सर्वेयर में भी 15-15 लाख के पैकेज निकाल रहे हैं, ठीक है। सो सैलरी इज नॉट बार इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सैलरी का कोई भी लिमिट नहीं है सिविल में, अगर आपको पर्टिकुलर अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस आ गया और अच्छी तरीके से नॉलेज आ गया, हर डिपार्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट। सर और कुछ बीटेक करने के बाद कंसल्टेंट्स ज्वाइन करना सही रहता है या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में ज्वाइन करना? मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा। कंसल्टेंट में आप लोगों का काम कम रहता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चेकिंग का काम रहता है। आप कौन सी चीज चेक करोगे अगर आपको कोई चीज पता ही नहीं होगी, उसके Yes, sir. माइन्यूट डिटेल्स पता ही नहीं होगे, तो कंसल्टेंट में जाने का फायदा ही क्या है। कंसल्टेंट मतलब क्या रहता है, सामने वाले को कंसल्ट करना, उसके नाम में देखिए कंसल्टेंट है, सामने वाले को बताना कि भैया ये चीज तुम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हो, ठीक है, इसके बाद ही कंसल्टेंट बनता है। सो वो गलत या सही कर रहा है सामने वाला बंदा, वो कैसे पता चलेगा, तब वो खुद कब पता चलेगा, जब वो खुद उस फील्ड में जाके गुजरा हुआ है, ठीक है। कंसल्ट सर और जैसे एमएनसी। सिविल हाँ हाँ, सिविल डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ये तो बहुत बड़ा है, वास्ट है, अलग राइट अलग फील्ड है, टनल इंजीनियरिंग, हाईवे अलग, रेलवे अलग, और भी बिल्डिंग्स के अलग राइट इंजीनियरिंग, फिर उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बिलिंग के अलग, क्वालिटी कंट्रोल के अलग, ये राइट सब राइट। काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, तो उनमें वैकेंसी मिलना और उसी फील्ड में और उसी, क्या ये आसान होगा सर? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका, मैं वही शुरुआत से वही बता रहा हूँ, अगर आपका पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा सा एक्सपीरियंस आ गया होगा, अच्छा नॉलेज रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, कोई बोल रहा था। हाँ सर, मैं बोल रहा था हाँ सर कि मुझे आईआईटी पेव का कोर्स करना है, तो फिर क्या करना होगा उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म, ओके। क्योंकि यहाँ तो अभी अभी आप तक कहाँ नहीं है। से हो? अभी आप कहाँ से हो? सर मैं तो रांची से बिलोंग करता हूँ सर, झारखंड। ओके, सो आपके रांची में, आप रांची में हो मतलब दैट इज, सो बड़ा शहर है रांची, ठीक है। सो उसमें एक पर्टिकुलर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर के कोर्सेज करवा लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप, मैं मुझे पुणे और मुंबई की इंफॉर्मेशन है, भले ही मैं नाम नहीं बता सकता इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हर जगह पे ये कोर्सेज जो करते हैं, जो सिखवाते हैं, उनके रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एकदम प्रीमियम में अच्छे से सीखना होगा, सो दिल्ली, मुंबई, पुणे, जितना मुझे पता है, दे आर गुड। मतलब अगर आप उनके यहाँ पे जाके पर्टिकुलर कोर्सेज करोगे अच्छे से सर्टिफिकेट के साथ में अटैच करने के बाद, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता तो चलेगा ही, साथ ही साथ में आपको सामने जॉब सर्च में भी वो आसानी होगा। ओके। सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा भी डिपार्टमेंट कंफर्टेबल जॉब वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल जॉब चाहिए होगा तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो। सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट सेक्टर में एक भी डिपार्टमेंट कंफर्टेबल वाला नहीं है। गवर्नमेंट में भी कंफर्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट में कंफर्ट जोन अभी खत्म हो गया है। जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है तब से गवर्नमेंट में कंफर्ट जोन उनका भी चला गया है। हाँ, बस स्टेबिलिटी रहती है, इसके लिए गवर्नमेंट अभी अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट वालों को जो पब्लिक और सोशल इश्यूज में जो डील करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर वो बर्डन रहता है, ठीक है। सो उसके हिसाब से भी उन लोगों को सैलरी अभी कम ही मिल रही है, ठीक है, जितना वो बर्डन सहन करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि किसी को बोलिए। फर्स्ट जॉब मिलती है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलती है,
तो क्या कितने परसेंट सर उसके लिए सर बेनिफिट है कि करना सही चाहिए नहीं करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलती है तो क्या? हाँ जी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलती है तो हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलती है प्राइवेट में। 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म होने तक का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सर इससे सिविल सर में हम लोगों को क्या बेनिफिट है? किन लोगों को सर मतलब इससे हमारे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा सर? हम जो इंजीनियर्स हैं उनको क्या बेनिफिट है सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक तो बात यह है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप लोगों को उन लोगों ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सिलेक्ट किया है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों को उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप लोगों से वो लोग वो काम करवाएंगे, ठीक है। वो काम करवाएंगे इसका मतलब आप क्या है, आप वो काम करोगे वो पर्टिकुलर सर ड्यूरेशन में। सर हाँ हम लोगों के पेरेंट्स कोई जो बीटेक कराते हैं हम लोगों को, तो ये हाँ, सोच कर थोड़ा कराते हैं कि सर ये बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1-2 साल के लिए करेगा, उसे तो परमानेंट जॉब चाहिए होती है ना सर। परमानेंट जॉब सिविल में नहीं मिलेगी। है सर? परमानेंट जॉब सिविल में गवर्नमेंट के सिवा किधर भी नहीं मिलेगी। प्राइवेट में भी कहीं नहीं मिलने वाली। नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आपका लव हो गया, या समझ लीजिए आपका अच्छा सा एक रेफरेंस है उसकी वजह से हो गया, नहीं तो परमानेंट में सिविल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर आईटी के बारे में बोल रहा हूँ। इसे जी। छोड़ के और कोई भी जॉब परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है। हाउ टू जॉइन एमएनसी हाईवे कंपनी फॉर हाईवे डिजाइन। एमएनसी हाईवे कंपनी के लिए आपको पर्टिकुलर उसके हिसाब से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एमएनसी वाला बंदा आपको एज अ फ्रेशर जब हायर करेगा, अगर समझ लीजिए करना चाहेगा, तो आपके पास उतना कम से कम नॉलेज रहना चाहिए जितना 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास रहना चाहिए। सो 1 साल वाला बंदा जो रहता है उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर के बारे में या पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। उसके हिसाब से फिर आपको पहले एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ता है, तब कहा जाके कुछ चांसेस रहते हैं आपके एमएनसी में जाने। एमएनसी में जाने के लिए आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हो। एल एन टी के बहुत सारे जैसा कि एल एन टी एक एमएनसी है, एल एन टी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन में भी एल एन टी डिजाइन में भी है। आपको अगर डिजाइन में करना होगा, अगर आपको डिजाइन में करना होगा तो आपको डिजाइनिंग स्किल जरूरी है, एग्जीक्यूशन में करना होगा तो आपको एग्जीक्यूशन स्किल्स के आने में जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको 100% परफेक्ट ही बनना है, आपको आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी रहेगा एज अ फ्रेशर, तब भी जहाँ जाके आप लोगों को एमएनसी वाले अप्लाई या ये कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट में इस प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर सकूंगा, आप लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट से पूछिए, अगर उनको फिजिबल रहेगा तो वो मेरा कांटेक्ट शेयर करेंगे। सर हाईवे इंजीनियरिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर रिकमेंड? एमएक्स रोड है, कैलकुलम है, मैंने बताया था पहले, एमएक्स रोड है, कैलकुलम है, ठीक है। कैलकुलम आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन है, आईआईटी पीओ है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो आपके डिजाइनिंग में जाना होगा। तो आपको सबसे पहले तो अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में जाना होगा तो स्टैट प्रो रिवेट इनमें मास्टर बनना पड़ेगा, ऑटोकैड भी आ गया उसमें। अगर आपको हाईवे में जाना होगा क्वांटिटी सर्विंग में तो आपको प्राइमावेरा, क्वांटिटी सर्विंग और मैनेजमेंट में जाना होगा तो आपको प्राइमावेरा, ठीक है। इसके बाद कैलकुलम, इसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। हाईवे डिजाइन में जाना होगा तो आपको आईआईटी पे हो गया, उसके बाद एमएक्स रोड हो गया, ठीक है। उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आना और टेक मास्टर तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अच्छी तरीके से आना जरूरी होगा, ठीक है। सो दिस कोर्सेज आर इम्पोर्टेंट, ओके। तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। हेलो सर, हाँ आईआईटी जो ये डिजाइन सॉफ्टवेयर, हाईवे डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है, हाँ हाँ उसके लिए सर बेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है? बेस्ट एकदम हाँ, आईआईटी पे भी है ना। आईआईटी। हाँ आईआईटी पे और एमएक्स रोड ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लीडर डेटा के ऊपर वो वर्क करता है, ठीक है।
लीडर डेटा रह गया आपका, जो जितना भी आप लोग सर्वे करते हो टीएस की यूज से, जीपीएस डेटा की यूज से, ये आप लोग पूरा आईआईटी पे से आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आईआईटी पे क्या है, पेमेंट डिजाइन, ठीक है, पेमेंट डिजाइन का एक सॉफ्टवेयर। हाँ, लैपटॉप आपका उस हिसाब से रहना चाहिए। सादा ऑटोकैड के लिए भी आपको 4 GB 8 GB रैम चाहिए होता है। ठीक है, उतना वो लैपटॉप में अभी नए लैपटॉप में आना चालू हो गए, पुराने लैपटॉप में नहीं आता है। तो लैपटॉप आपको उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस के चाहिए होते हैं, जब कहा जाके आपके वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में रन करते हैं। सर कितना सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप कौन से भी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो उनके पास क्रैक वर्जन रहते हैं। ठीक है, सर आईआईटी पेव को सीखने के लिए सर कितना सर टाइम इनफ रहेगा? आईआईटी पे अभी वो देखिए 2 से लेके 3 मंथ में आप सीख जाओगे। ठीक है, आईआईटी पे, लेकिन आपको अगर जब प्रैक्टिस उतनी ही आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। टोटल स्टेशन एंड डीजीपीएस में मतलब क्या पूछने आ जाते हैं आप? देखिए, अगर आपको जीपीएस में करना होगा, ठीक है, जीपीएस एक हिसाब से जो या टीएस और जीपीएस जो रहता है, ठीक है, वो जीपीएस एक हिसाब से आपका इम्प्रूव वर्जन है। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी वगैरह बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद वो डीजीपीएस क्या करता है, जैसे जीपीएस की जो सिग्नल्स रहते हैं, रियल टाइम सिग्नल्स, उसके हिसाब से वो अपना प्लॉट करता है, एरिया प्लॉट करता है, उसके हिसाब से वो जो जो भी कौन से एरर्स रहते हैं उसको अपने आप एलिमिनेट करता है। ठीक है, सो आई थिंक डीजीपीएस और टीएस के दोनों भी अपने अपनी जगह पे बहुत काम है। और अगर आपको पर्टिकुलर काम कौन सा करना है उसके हिसाब से, अगर आपको सॉफ्ट ये मशीन्स लानी होंगी तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर वर्क का काम चलता है। टोटल स्टेशन सकता है, जैसे कि एलिवेशन नाप सकता है, आपका जीपीएस से मार्किंग कर सकता है पर्टिकुलर पॉइंट में, ये सब कुछ चीजें कर सकता है। ठीक है, और डीजी क्या करता है, एक नथिंग बट वर्जन ऑफ जीपीएस। हेलो सर। बहुत सारे हाईवे डिजाइन में। हाँ, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, आप हाईवे डिजाइनिंग में हाईवे लाइट डिजाइनिंग भी सिखाएंगे? हाईवे लाइट डिजाइनिंग। देखिए, मैं हाईवे डिजाइन में क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं बताता हूँ। मतलब सबसे पहले जो चीजें आप लोग पर्टिकुलर एलिवेशंस में, ठीक है, सुपर एलिवेशंस हो गया, उसके बाद एसएसबी हो गया, एमएसए कैसे निकलता है, एमएसए कैसे निकलवाना चाहिए, क्यों निकलना चाहिए पर्टिकुलर एमएसए में, और क्या क्या रहता है, ये सब चीजें मैं आपको जो बेसिक्स रहते हैं डिजाइन की वो पढ़ाऊंगा, जो आपको सॉफ्टवेयर में सीधा सीधा वो फीड करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर सर में हम आप समझ वो समझ गए सर आप क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ हाईवे डिजाइनिंग में सर हाईवे लाइटिंग डिजाइनिंग भी होती है ना? ओके। वो आप बताएंगे या नहीं? देखिए, एकदम मैं डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, लाइटिंग के बारे में ना, अगर आपको डीप में जाना होगा तो मैं भले थोड़ा सा, अगर आपको उसके बारे में इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, हाईवे लाइट डिजाइन के बारे में ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर आप बोल रहे होंगे तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई बात देख नहीं। लीजिए सर अगर हो जाए तो। हाँ हाँ, मैं वो पढ़ा दूंगा।
हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का हम लोग उसके वो टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर हाँ, सर कब से स्टार्ट करना है सर क्लासेस? आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट बताएंगे वो बात। सर मैसेज या कॉल आएगा? आप लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे से ज्यादा। सर इसका पेमेंट भी करना होगा? किस चीज का? सर ये पे वाला क्लास है या फ्री पेड? फ्री है? यस यस, ये डेमो सेशन नहीं सर, था, आपकी जो क्लास उसका लगी पेमेंट है ये वो आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से। पेबल क्लासेस है सर ये आगे? हाँ, आगे पेबल क्लासेस है। अच्छा सर, क्या रेट सर कितना है? आप लोग एक काम कीजिए, प्रोट्रेनी का जो वेबसाइट है ना उस पे जाइए, आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन उधर मिल जाएंगे, ठीक है। सर आई थिंक सर उसमें 2099 लिखा हुआ था शायद। ओके जी सो मैंने देखा था। ओके सो वही रहेगा शायद फिर। सर कुछ कम नहीं हो सकता है सर? ऑपरेशन डिपार्टमेंट से बात कीजिए, वो मेरा लुकआउट ही नहीं है पेमेंट्स के बारे में का। सर फिर उनसे कैसे बात होगी सर? कोई हाँ नंबर हाँ नंबर तो है नहीं। सर एक्चुअली सर कोरोना में तो सर काफी दिक्कत हो गई है सर, पेमेंट की वगैरह पैसे की दिक्कत है, हाँ हाँ। तो उस पर्पज से थोड़ा सोच के सर आप आप एक थोड़ा काम, कम हो गया। आप आपके नहीं, प्रोट्रेनी के वेबसाइट पे सब नंबर्स है, आपको हेल्प डेस्क भी है, आप लोग उनसे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अच्छा जो भी सर। डिफिकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको आप बताइए, वो आपको बराबर अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। प्रोट्रेनी के जस्ट वेबसाइट में आप लोगों के कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, वो सब अच्छा आपको जी मिल सर। जाएंगे। सर ये क्लासेस के शेड्यूल वगैरह वही बताएंगे लोग? सॉरी, ये जो क्लास स्टार्ट होगा सर, तो उसके शेड्यूल वगैरह वही लोग बताएंगे? हाँ हाँ, आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा। अच्छा जी सर। हाँ, ओके। सर ओके सर। हाईवे में कोड्स कौन से फॉलो होते हैं, एक दो कोड्स? आपको वो डिपेंड करता है, आपको कौन से पर्पस के लिए आपको कोड ये पढ़ने हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं अभी अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, सो यस। आपका IRC 11 आता है, ठीक है। अगर आपको ब्रिज मेंटेनेंस के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ना होगा तो IRC 18 आता है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे, अगर आपको डिजाइन के बारे में पढ़ना होगा, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस, तो उसके बारे में आपको IRC 13 बताएगा, ठीक है। IRC ऐसे बहुत सारे IS कोड्स है, ठीक है। IS 44, IRC 44, 43, 40, 41, 60, 98, 100, ये सब चीजें हैं। आपको 88 हो गया, SP 88 में आपका सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। 83 में आपका पेमेंट्स रहेगा, और बहुत सारे, अभी इस चीज पे मैं अभी ये टाइम पे मैं इतने सारे मगअप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे हैं IS कोड्स, आप लोगों को इजीली अवेलेबल है, हर जगह पे डाउनलोड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कोड को सर है तो सर, लेकिन इसको सर फॉलो तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ करते नहीं है साइट पर, करना उन्हें वही होता है जो उन्हें सर करना है। तो वही तो है, आपको डिपेंड करना है कि आपको इंजीनियर कैसा बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर जैसा बनना है या पर्टिकुलर अच्छी तरीके से क्वालिटी एनालिसिस करके वैसा इंजीनियर बनना है, डिपेंड्स ऑन यू। सर इंजीनियर को तो नॉलेज होती है, वो तो लिख करेगा जो करना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सर क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो करना होता है उसे सर। नहीं, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर भी इंजीनियर को हायर करता है ना। जी हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस ओनली। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कॉन्ट्रैक्टर, अगर अगर कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप ही वैसा है, सो यू कैन स्किप योर जॉब,
कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे भी रहते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए रहता है, आप उनके पास जाइए। यस सर। ओके, थैंक यू। सर हाँ। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे डिजाइन करते हैं कंक्रीट की, हम्म। तो जैसे हम मोड सेलेक्ट करते हैं, सेवियर मोड या मॉडरेट या फिर माइल्ड, तो इनका क्या मतलब है सर? कि किस कंडीशंस सिचुएशन में रहते हैं कहाँ फॉलो माइल्ड, होते हैं? हाँ, माइल्ड कंडीशन, सीवियर कंडीशन है ना, वो कवर्स के लिए जी सर। कंडीशन रहते हैं कंक्रीट के लिए। हाँ जी सर। कंक्रीट के लिए वो कंडीशंस रहती है कुछ वेरियस, आपको पता होगा 5 टाइप के कंडीशंस रहते हैं, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, जी ठीक है। जी सर। तो सर ये किस कंडीशन में कहाँ फॉलो करने होते हैं सर? ये पता नहीं। हाँ, ओके, सो मैं वो बताता हूँ। अगर समझ लीजिए वो एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका माइल्ड कंडीशन होगा, सो कंक्रीट सरफेस अच्छी तरह जो एग्रेसिव कंडीशंस रहती है आपकी, उसके लिए आपका माइल्ड कंडीशंस, माइल्ड एक्सपोजर अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी जी। अभी बचा है आपका मॉडरेट एक्सपोजर, ठीक है। सो मॉडरेट में आपको कौन सा रहेगा? हेलो, हेलो, जी सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ, सो माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ठीक है। ये टाइप कंडीशंस है, आपको आराम से आईएस कोड्स में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको मॉडरेट कंडीशन होगा तो समझ लीजिए कंक्रीट कभी फ्रॉस्ट के इसमें आ रहा है, ठीक है, फ्रॉस्टिंग हो रहा है वो पर्टिकुलर एरिया में, या बहुत ज्यादा रेन हो रहा है, तो कंडीशन होगी, या फिर कंक्रीट हमेशा वाटर में है तो वो मॉडरेट कंडीशन होगी। सीवियर कंडीशन में क्या होगा आपका, एक टाइम पे एकदम ज्यादा धूप पड़ती है, एक टाइम पे एकदम ज्यादा बारिश आती है, तो वो सीवियर कंडीशन हो गया, ठीक है। और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो बहुत सीवियर कंडीशन हो गया। वेरी सीवियर कंडीशन में अगर आपका कंक्रीट सीधा सीधा सी और सलाइन वाटर में होगा तो वो आपका वेरी सीवियर कंडीशन हो गया। और एक्सट्रीम कंडीशन अगर आपका चाहिए होगा आपको, तो एक्सट्रीम कंडीशन में आपका कंक्रीट में आपका कंक्रीट हम एट एवरी मोमेंट आपको कंक्रीट उसमें क्या होते रहेगा, कुछ ना कुछ बॉम्बार्डमेंट होते रहेगा, समझ लीजिए टाइडल वेव्स हो गए, ठीक है, या फिर कुछ केमिकल्स हो गए या एसिड्स हो गए जिसके कांटेक्ट में वो आता है, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस है, उसके ऊपर आपका माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर वो डिपेंड करता है, ठीक है। सर जी। माइल्ड एंड मॉडरेट क्या बताया आपने? देखिए माइल्ड में आपका कंक्रीट सरफेस वो आपका एग्रेसिव कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। कौन से एग्रेसिव कंडीशंस? जो वेदर कुछ फ्लक्चुएशन रहते हैं छोटे से वेदर्स में, या बहुत ज्यादा हवा या विंडी एरिया रहता है, या फिर बारिश वाले ज्यादा एरिया रहता है, तो वो माइल्ड कंडीशन हो गया। और मॉडरेट में बहुत ज्यादा रेन होगा या बहुत ज्यादा फ्रीजिंग होगा तो मॉडरेट कंडीशंस हो गया, ठीक है। या फिर कौन से भी कंक्रीट अपना कंटिन्यूअसली अंडर फ्रेश वाटर रहेगा तो मॉडरेट कंडीशन में आता है, ठीक है। और आपका कंक्रीट अगर सैचुरेटेड सॉल्ट, या मतलब जैसा कि कोस्टल एरिया जो रहते हैं उसमें जो हवा रहती है ना, उसमें भी एक हिसाब से सोडियम कंटेंट रहता है, ठीक है। सो वो भी हार्मफुल रहता है अपने कंक्रीट के लिए, सो वो कंडीशंस माइंड में आते हैं, ठीक है। सर ये अर्थ की कंडीशन किस में आएगी? वेरी सबर में आएगी या एक्सट्रीम में आएगी? सारी चीजें वो हम लोग अभी हमारे कोर्स, सॉरी, अर्थ की कंडीशन, हेलो, यस सर, अर्थ की कंडीशन सर एक्सट्रीम में आएगी, वेरी सबर में आएगी? देखिए अर्थ की कंडीशन आपकी सीवियर में आएगी, ठीक है। सीवियर में आएगी सर? हाँ, अगर आपका एक्सट्रीम कंडीशन आएंगी तो अगर समझ लीजिए आपका एसिड अटैक्स, एसिड वगैरह एग्रेसिव केमिकल्स होगा तो फिर वो एक्सट्रीम में आएगा, ठीक है। उसमें अगर
कंक्रीट का दुश्मन कौन से हैं, जो आपके अर्थ में जो वेरियस सोडियम रहता है, ये सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, अगर वो डायरेक्ट अपने कंक्रीट पे अटैक कर रहा होगा, ठीक है, या सलाइनेट कर रहा होगा, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस में आता है, ठीक है। सर आई स्कोर तो बताता है कि सर वेरी सब और एक्सट्रीम में। अभी देखिए आईएस कोड आपका कौन सा है बताइए जरा मुझे। सर 456/2000। राइट, 456 में कौन सा टेबल है हमारा कंडीशंस का, सर हमारा ये कौन सा है, क्लॉज बताता है? यस सर। 8.2 कौन सा क्लॉज बताता है हमारा ये बातें? सर ही बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हम्म। देखिए अगर आप IS 456 में टेबल 3 देखोगे तो टेबल 3 में आपको हर चीज इसके बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। हेलो हाँ जी सर, ये क्वेश्चन था कि कंक्रीट की हमारी स्ट्रेंथ जो बढ़ती है हाँ, तो वो किस क्रिया के द्वारा बढ़ती है सर? किसकी वजह से हाँ हाँ सर। कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती क्यों है? जी सर, क्यों बढ़ती है सर? बढ़ती है तो कौन अगर सी क्रिया होती है तो बढ़ती है सर? अभी देखिए, अगर आपका कंक्रीट है, अगर आपने कंक्रीट कास्ट कर दिया है, ठीक है, आपके जी, कंक्रीट में कौन से मटेरियल रहते हैं? सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, वाटर। ठीक है। जी अभी अभी कंक्रीट कंक्रीट क्या है, इन सब लोगों का मेल है, ठीक है। जी सर। सो अगर आपका कंक्रीट में ये सारे जो चीजें हैं, अगर आपका पर्टिकुलर जो पानी के साथ ये ड्राई मटेरियल जो है, अगर ये पानी के साथ मिलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग जी सीमेंट, तो एक जी सर। हिसाब से वो हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट बनाता है, ठीक है। उससे क्या जी होता सर। है, अ, जो जो वाटर जो रहता है उसमें उसमें हाइड्रेशन होता है, ठीक है। हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कंक्रीट में, सबसे पहले जो कंपाउंड जो बनते हैं हमारे, समझ लीजिए सीमेंट एंड सैंड हो गया, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट हो गया। सो ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स हाइड्रेशन में जाते हैं और वो पर्टिकुलर फाइनल सीमेंट प्रोडक्ट पे जाता है। अभी आपको पता होगा C3A, C2A, CA, ये क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम जी सिलिकेट, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिनाइड, ये सारी चीजें जो सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक अच्छा है। जी। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप और कुछ होगा तो आप बोल सकते हो, आपके वेबसाइट प्रोट्रेनली के वेबसाइट पे आप जाके विजिट कीजिए, आपको सब कुछ चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।